मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वाली पार्टियों के लिए ये तस्वीरें देखने वाली हैं। ये तस्वीरें उनके लिए भी हैं जो 2014 के पहले और बाद से लगातार इस नैरेटिव को सेट करने में अपना सिर खपाए हुए हैं कि मोदी एंटी मुस्लिम है। सवाल वोट बैंक का नहीं, सवाल भरोसे का है। सवाल उस संवेदनशील रिश्ते का है जिससे बोहरा मुस्लिम समुदाय से पीएम मोदी आज से नहीं बल्कि दशकों से जुड़े रहे हैं। सबका साथ का मोदी मंत्र इसी विश्वास के साथ सिद्ध होता है। बिना लाग लपेट के, बिना किसी औपचारिकता के वो रिश्ता शिकायत भी करता है। आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद करने की कोशिश लगातार की है और करते रहे हैं। मोदी को एंटी मुस्लिम बताने वाला नैरेटिव, और इसके लिए विदेशी मीडिया का सहारा भी बखूबी लिया जाता है। पिछले दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से उठाया गया पूरा भूचाल इसी एंटी मोदी गैंग की चाल का हिस्सा था। लेकिन 2002 में गुजरात दंगों की विभीषिका के महज 1 साल बाद 2003 में बोहरा मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में पहुंचे तत्कालीन सीएम मोदी की ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। 2003 में सूरत में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में तब के तत्कालीन धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। आज इमामुज़्ज़मानी सालगिरहના દિનમાં हमारी खुशीમાં શરીક થવાને ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ હાજર થયા છે અને हमारी खुशीમાં વધારો કીધો છે। ગુજરાતને વેપારમાં, તાલીમમાં અને હર તરે અપલિફ્ટમેન્ટ કરવામાં આપનો ઘણો મોટો હિસ્સો છે। ખુદા તાલા ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબને આ મુલ્કની ખિદમતમાં સેહત અને લંબી ઉંમર અતા કરે। दरअसल मुद्दा विश्वास बनाम अविश्वास का है। मुद्दा वोट बैंक बनाम सबका साथ सबका विकास का है। मुद्दा एक साथ मिलकर एक साथ चलने का है, राष्ट्रवाद का है। तो क्या इसी लकीर को मिटाने के लिए मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक में तब्दील कर देने वाली पार्टियां अपना काम करती रही हैं? देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है। लेकिन सच यह है कि एकता के बरक्स तुष्टीकरण के शॉर्टकट से श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के खांचे भी वोट बैंक वाली पार्टियों ने खूब खींचे। मुसलमानों में इस बात को परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर से भरा जाता रहा है कि मोदी का राष्ट्रवाद वास्तव में इस्लामिक अस्मिता के विरुद्ध है।
क्यों? वो इसलिए क्योंकि मोदी तुष्टिकरण नहीं करते, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन उनका क्या जो लोकतांत्रिक तरीके से वेंटिलेटर पर पहुंचा दी गई अपनी पार्टी को बचाने के लिए भारत जोड़ने निकले, लेकिन जम्मू कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते बाहर और भीतर के भेद को बताने लगे। जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे। आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। बाहरी दौरे सियासत बेरहम, वो भेद करें तो सेकुलर, दूजा बांह फैलाए तो कट्टरपन। तो क्या जो लोग अब भी 2014 से पहले की कास्ट और अपीजमेंट पॉलिटिक्स में उलझे हैं, उन्हें सबका साथ सबका विकास के चेचिस पर कसे गए नए भारत की राजनीति को समझने की जरूरत है। मोदी की 3 बड़ी योजनाओं की तस्वीर देख लीजिए। आवास योजना के तहत मुस्लिम आबादी के 31% लोगों को आवास मिला, किसान निधि में 33% मुसलमानों को लाभ मिला और उज्ज्वला योजना में 37% मुस्लिम आबादी को हिस्सेदारी मिली। लेकिन बावजूद इसके विष मोदी के हिस्से में हर बार उतारा जाता रहा है, फिर चाहे वो विपक्ष का हो, 2014 के बाद से बौराए अर्बन नक्सल हो या फिर छद्म सेकुलर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। अतार्किक विपक्ष मोदी के तथ्यात्मक जवाबों के सामने हर बार कमजोर साबित होता रहा है। 2024 के घमासान से पहले एक बार फिर विपक्ष ने 3 सूत्रों पर मोदी की घेराबंदी शुरू कर दी है। वो ये कि मोदी हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं, पूंजीपतियों के दोस्त हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं। लेकिन जो मोदी को करीब से जानते हैं, जो मोदी को पहचानते हैं, जो मोदी को परिवार का हिस्सा मानते हैं, उनके सुर सध रहे हैं और मोदी उनके रिदम में हैं और वो मोदी के। जिनके लिए मोदी भरोसा है, ये भरोसा वोट के आंकड़ों में भी बदला है। गुजरात में करीब 9.5% मुसलमान हैं, जिनमें से 14% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। इसी तरह यूपी में 19.26% मुसलमान हैं, जिनमें से 8% मुसलमानों ने 2019 में बीजेपी को वोट किया था। लेकिन मुसलमान मोदी के लिए कोई वोट बैंक नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के विकास लक्ष्य में साथी है। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें, मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हो और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। तो क्या 2024 के घमासान को मोदी वर्सेस ऑल का नारा ही ट्रिगर करेगा? बात हिंदू मुसलमान के आगे हिंदुस्तान की है, बात बांटने की नीति के मीठे जहर के आगे उस अमृत की है जो विकास मंत्र की सिद्धि से उतरा है। साथियों, त्रिपुरा पर मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद है। भाजपा सरकार त्रिपुरा की ताकत को एक और त्रिशक्ति से बढ़ा रही है।
इसमें पहली शक्ति है आवास। त्रिपुरा के लोगों को पक्का घर। दूसरी शक्ति है आरोग्य। त्रिपुरा के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं। और तीसरी शक्ति है आमदनी। त्रिपुरा के लोगों को आय में वृद्धि। आवास, आरोग्य और आय की ये त्रिशक्ति त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बना रही है। लेकिन सच ये है कि एंटी मोदी सेक्ट ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। जाति के खांचे से लेकर कट्टरपंथी जमातों के चेहरे तक 24 के पहले बेचैन हो उठे हैं। नींद गायब है, टारगेट पर मोदी है। क्योंकि अगर 24 में चित्त हुए तो फिर राष्ट्रवाद की जमीन पर वोट बैंक की सियासत फिर नहीं उठ पाएगी। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी के एग्रेशन, कन्विक्शन और डिटरमिनेशन को देश और दुनिया ने देखा और मोदी की इसी बदन भाषा, इसी एग्रेशन ने 2024 के लिए मोदी के सूत्रवाक्य को सेट कर दिया। मुंबई में जब पीएम मोदी पहुंचे तो इसी सूत्रवाक्य को लहराते हुए लोगों ने पीएम की अगुवाई की। संस्कृत कविता सुना दो। मोदी की राजनीति की ये एक ऐसी बॉन्डिंग है जो उन्हें हर भारतीय के परिवार का हिस्सा बनाती है। ये वो केमिस्ट्री है जो सबका साथ सबका विकास के राष्ट्रवादी फॉर्मूले से बनी है। राज्यसभा में राष्ट्रहित की बात करते मोदी अपने देश के प्रति कमिटमेंट को दोहराते हुए विपक्ष के सामने छाती ठोक कर खड़े होते हैं, तो वहीं मोदी जब अपनों के बीच जाते हैं तो सहज और सरल हो जाते हैं। अंतर यही है विपक्ष की राजनीति में और मोदी की नीति में। लोकसभा के भीतर धुआंधार आरोप जड़कर विपक्ष अपनी पीठ थपथपाता है, लेकिन जब मामला तथ्यों पर आता है तो सांप सूंघ जाता है। जब पीएम मोदी तथ्यों की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी गाल पर हाथ धरे शून्य में टिके थे, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि राहुल ने दमदारी के साथ विपक्ष का काम कर दिया। ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यहाँ तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी has taken the right chord of the BJP party's inefficiencies। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। कन्विक्शन में जब अंतर होता है तो फर्क साफ दिखता है। मोदी कहते हैं उनका कन्विक्शन देश के प्रति है, देश की जनता के लिए है। राहुल भी यही बात करते हैं, लेकिन जब सदन में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तो मोदी कहीं ज्यादा असरदार दिखते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है।
देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। बीजेपी कहती है मोदी का आत्मविश्वास इसलिए दमदार है क्योंकि मोदी का कमिटमेंट देश की जनता से है, जबकि कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ एक परिवार है। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हासिल सिफर होगा या फिर मोदी की खींची लकीर ज्यादा असरदार रहेगी? ये तय तो देश की आजादी के अमृतकाल में ही देश की जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की, जिनकी सियासत एम फैक्टर से शुरू होती है, उसी एम फैक्टर पर खत्म भी हो जाती है। मामला चाहे जो भी हो, ओवैसी भाईजान घुमा फिराकर मजहबी कार्ड चल देते हैं। वो संसद से लेकर सड़क पर होने वाली रैलियों तक में बार बार मुसलमान होने की दुहाई देते हैं और मोदी सरकार पर कट्टरता का आरोप लगा देते हैं। सवाल यही है कि पीएम मोदी और ओवैसी में से कौन ज्यादा सेकुलर है। इस मुद्दे पर आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में आप चादर बिछाते हैं, तो आप गरीब अवाम के सर पर से चादर नहीं बोले घर छीन रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मिल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूँ, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूँ। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूँ और अभी चाहता हूँ। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहाँ प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और हमारा बच्चा अगर कोई शादी की बारात में खाली लकड़ी की तलवार से 3 मार पे नाचा तो पकड़ उसको, पकड़ पकड़, अरे अरे देख देख देख, चाकू निकाला ये, अरे लकड़ी है बाबा। तेवर में तलखी, तंज भरे अल्फाज, जुबान पर मजहब वाला कार्ड और दिल में हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब। जो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं, वो उनकी तीखी और लच्छेदार शैली को भी बखूबी पहचानते हैं। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। जुबानी जमा खर्ची करके पानी पी पी कर मुसलमानों को भड़काना, भारत में हिंदू राष्ट्र के नाम पर अल्पसंख्यकों में एक डर का माहौल बनाना, ओवैसी की सियासत अभी तक इसी फार्मूले के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को जाकर इन्होंने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे मस्जिद को। आपने डिमोलिशन कर दिया और जितने एक्यूज थे पूरे बरी हो गए। आप अपील भी नहीं करते। ओवैसी की सियासत मुसलमान शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म। आप ओवैसी का कोई भी भाषण उठाकर देख लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। ओवैसी बार बार हिंदुस्तान के सेकुलर होने की दुहाई देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी खुद कितने सेकुलर हैं। सवाल यह भी है कि असली सेकुलरिज्म क्या है। राज्यसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में बोलते हुए सच्ची धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाते हैं। और वो रास्ता हमने चुना है सेक्चुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी है 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। सुना आपने, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव न करना।
सबको अवसरों की समानता देना, यानी तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबका विकास। यही कारण है कि मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूले पर चलते हैं। तो फिर कौन धर्मनिरपेक्ष हुआ और कौन कट्टर, ये सवाल अहम हो जाता है। और तोड़ने वाले को मेरा घर, क्योंकि हैदराबादी ओवैसी भाईजान अक्सर उन मोदी के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाते हैं जो मंदिर जाते हैं, जो गुरुद्वारे में शीश नवाते हैं, जो काशी में महादेव को प्रणाम करते हैं तो गुरुद्वारे में सिर पर पग भी बांधते हैं। ओवैसी उन मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं जो संत रविदास के मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और शहंशाह मदीना ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए मखमली चादर भी नियम पूर्वक हर साल भिजवाते हैं। तो बताइए कि असली सेकुलर कौन है, जो सिर्फ एक मजहब की बात करता है या जो सबके साथ और सबके विश्वास में यकीन करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है। ये तस्वीरें साल 2019 की हैं, जब पीएम मोदी ने कुंभ में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और तौलिए से पोंछकर धर्म और जाति से बढ़कर मानवता का संदेश दिया। असल में बदकिस्मती से धर्मनिरपेक्षता शब्द का जब भी जिक्र आता है तो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ही सबसे पहले खोजा जाता है। मोदी पर सवाल उठाने वाले हैदराबादी भाईजान अक्सर मुस्लिम का विक्टिम कार्ड खेलते नजर आते हैं। मोदी सरकार मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं बनाना चाहती। असल में मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास अगर कोई हथियार है तो वो है एंटी मुस्लिम नैरेटिव का गढ़ा जाना। वो वैसे अगर मुसलमानों को मोदी का खौफ दिखाते हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म और कट्टरता में आपको और अंतर समझना है तो इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। मोदी शुक्रवार को मुंबई में थे, जहां उन्होंने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोगों से मेल मुलाकात की। बोहरा समुदाय के धर्मगुरु मुफद्दल सैफुद्दीन ने पीएम मोदी की अगुवाई की। बस ये 3 तस्वीरें देख लीजिए, पीएम मोदी और दाऊदी बोहरा समाज से उनके जुड़ाव की पूरी कहानी बयां हो जाएगी। पीएम के साथ दाऊदी बोहरा समाज के गुरु मुफद्दल सैफुद्दीन थे, जिनका हाथ थामे मोदी आगे रहे। इस कार्यक्रम में दोनों ने रोटियां बेलकर एक परंपरा निभाई और इस मौके पर पीएम मोदी ने बोहरा मुस्लिम समाज के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी बखूबी याद किया। आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ओवैसी को किसी मंदिर में जाते देखा है? क्या हिंदुओं या सिखों के किसी प्रोग्राम या लंगर में ऐसे रोटी बनाते हुए देखा है?
तो फिर ये तय कीजिए कट्टर कौन है और कौन सेक्युलर। असल में सियासत ने भले मुस्लिमों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया हो, लेकिन मोदी का मुस्लिम समाज से जुड़ाव राजनीति से ज्यादा सामाजिक रहा है। मोदी गरीबों की बात करते हैं, पसमानदा मुस्लिमों की बात करते हैं और यही बातें ओवैसी जैसे सियासतदानों को चुभती हैं। लिहाजा वो मोदी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाते हैं। आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए। ये आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अक़लियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। वो उनको हमेशा गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखना चाहती है। पसमानदा मुसलमान से आपकी मोहब्बत, दीजिए 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर तरमीम करिए, दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा को दीजिए। आप नहीं देना चाहते, क्या मजहबी आजादी का उनको हक हासिल नहीं है? स्पीकर साहब, मैं मुसलमान हूं, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूं, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूं। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूं और अभी चाहता हूं। ओवैसी सिर्फ इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मजहब की राजनीति चलाते हैं। मोदी का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न कहना पड़े। करीब 3 दिन पहले ओवैसी का लोकसभा में दिया गया ये बयान सुनिए। गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सुना आपने, ओवैसी तिरंगे के हरे रंग को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसे हरे रंग से नफरत है। अब आपको आज की तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी शनिवार को त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो हरे रंग के कुर्ते में नजर आए। इस्लाम में हरे रंग को पाक माना जाता है, लेकिन इराक, तुर्की, कतर, अफगानिस्तान, यमन, दुनिया के कई इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जिनके झंडे में हरा रंग नहीं है। दरअसल ओवैसी हिंदुस्तान के तिरंगे में जिस हरे रंग को मुस्लिमों से जोड़ रहे हैं वो हरियाली का प्रतीक है, किसी धर्म का नहीं। जाहिर है हरा रंग सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबका रंग है, लेकिन ओवैसी जैसे सियासतदान रंगों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। सच कहें तो कट्टरता की पिच पर खेलना, मुस्लिमों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को साधी रखना ओवैसी की मजबूरी भी है। ओवैसी मजहब की बात इसलिए करते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जा सके। हालांकि इस संदर्भ में उनके पुराने प्रयोग कुछ खास कामयाब नहीं रहे हैं। यूपी, बंगाल और गुजरात इसके उदाहरण हैं, जहां ओवैसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में तो नोटा को ओवैसी की पार्टी से ज्यादा मत मिले, लेकिन फिर भी ओवैसी गलतियों से सीख नहीं लेते। वो मजहबी कार्ड आज भी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव है। कर्नाटक में कुल 60% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से 30 पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसलिए वो कभी संसद में गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन के हरे रंग को बदलने का मुद्दा उठाते हैं तो कभी तकरीरों में टीपू सुल्तान की बात करते हैं। टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा, और टीपू शहीद हो गया। अपने हाथ में तलवार थी टीपू की, और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं।
टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? ओवैसी सिर्फ मुस्लिम और मजहब की बात ही क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए आपको AIMIM के इतिहास को जानना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को 1936 में नवाज किलेदार ने शुरू किया था। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य था, वहां नवाबों का शासन था। इसके बाद MIM मुस्लिम लीग से जुड़ गया। MIM अलग मुस्लिम राज्य की मांग को लेकर मुस्लिम लीग के साथ रहा। MIM का हैदराबाद के उन रजाकारों से गहरा रिश्ता रहा जो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के खिलाफ थे। यही वजह है कि 1948 से 1957 तक MIM को बैन किया गया था। ओवैसी परिवार के हाथ में पार्टी की बागडोर उस समय आई जब 1957 में इस संगठन पर से बैन हटाया गया। 1957 में इसके नाम में ऑल इंडिया जुड़ा और साथ ही पार्टी के संविधान को भी बदला गया। विरोधी आरोप लगाते हैं कि पार्टी का संविधान तो बदल दिया गया, लेकिन इस पर आज भी मुस्लिम लीग का असर है। विपक्ष आरोप लगाता है कि मजहबी कट्टरता और मुस्लिम परस्त राजनीति आज भी AIMIM के मूल में है, जिसकी तस्दीक ओवैसी के बयान करते भी रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब चलिए 2 मिनट में खबरों के फुल डोज की बात। जेबरा और मगरमच्छ की लड़ाई में कौन पड़ा भारी? देश के वायरल वीडियो में क्या खास है, देखिए।